प्रिय विद्यार्थियों, कल अपन ने पॉलिटिकल साइंस के अंदर मंत्रिमंडल की महत्ता के अंदर अभिवृद्धि किस कारण से ब्रिटेन के अंदर हुई है, इसके बारे में कुछ बिंदुओं पर विचार विमर्श किया था। आज अपन ब्रिटिश प्रधानमंत्री के क्या कार्य है, उस ब्रिटिश प्रधानमंत्री के कार्यों पर विचार विमर्श करेंगे कि ब्रिटेन की संस्थात्मक शासन व्यवस्था के अंदर जो वास्तविक कार्यपालिका है, प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिमंडल, वास्तव में उसके द्वारा ऐसे कौन से कार्य किए जाते हैं जिसकी वजह से ब्रिटेन के अंदर वहां की कार्यपालिका का वास्तविक जो प्रधान है वह ब्रिटेन के प्रधानमंत्री को बनाया गया है। ब्रिटेन का प्रधानमंत्री ऐसे कौन से कार्य करता है जिसकी वजह से इसको वास्तविक प्रधान की संज्ञा दी गई है, वह शासन प्रशासन में किस तरह से निर्णायक या एक केंद्रीय धुरी के रूप में कार्य करता है, इसके बारे में अपन आज विचार विमर्श करेंगे। ब्रिटिश प्रधानमंत्री के कार्यों में सबसे पहला कार्य है मंत्रिमंडल का गठन या मंत्रिमंडल का निर्माण या मंत्रिमंडल का गठन। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री का सबसे महत्वपूर्ण कार्य यह है कि वह ब्रिटिश मंत्रिमंडल का गठन करता है। सैद्धांतिक दृष्टि से अगर देखा जाए तो ब्रिटेन के अंदर यह नियम है कि ब्रिटेन के मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर सम्राट के द्वारा की जाती है। सैद्धांतिक स्थिति क्या है कि ब्रिटेन के अंदर इस मंत्रियों की नियुक्ति जो है वो सम्राट के द्वारा नियुक्त की जाती है, लेकिन उनमें प्रधानमंत्री की सलाह एक अहम रोल क्रिएट करती है। लेकिन अगर व्यवहार के धरातल पर देखा जाए तो मंत्रिमंडल के समस्त गठन प्रक्रिया में प्रधानमंत्री के विवेक का ही सहारा लिया जाता है। अब प्रधानमंत्री के मंत्रिमंडल में कौन कौन सदस्य होंगे? अब प्रधानमंत्री इस मंत्रिमंडल के गठन करते समय अपने दल के अंदर विभिन्न लोगों की स्थिति, ब्रिटेन के विभिन्न क्षेत्रों को उचित प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, ब्रिटेन के विभिन्न समुदायों को उचित प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, सदस्यों की क्या क्या योग्यताएं हैं, स्त्री और पुरुष अनुपात, इन सभी चीजों को दृष्टिगत रखते हुए ब्रिटेन का प्रधानमंत्री जो है वो मंत्रिमंडल का गठन करता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि मंत्रिमंडल के गठन के अंदर सैद्धांतिक स्थिति से अलग हटकर अगर व्यवहारिक स्थिति का अवलोकन किया जाए तो हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि मंत्रिमंडल जो है उसके गठन में ये अपने कैप्टन के अंडर में जो टीम है, इस टीम को चयनित करने और इसकी सारी फील्डिंग सजाने का जो महत्वपूर्ण कार्य है वो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री को दिया गया है। इसका सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। इसके अलावा उसका दूसरा महत्वपूर्ण कार्य है मंत्रिमंडल का कार्य संचालन। मंत्रिमंडल के गठन करने के पास में ब्रिटिश प्रधानमंत्री को इस बात की शक्ति प्राप्त है कि वह अपने मंत्रिमंडल के सभी कार्यों का संचालन करता है। किस मंत्री के पास कौन सा विभाग रहेगा, किस मंत्री को कौन से विभाग के साथ कार्य करना है, इन सभी चीजों को तय करने का अधिकार ब्रिटेन के प्रधानमंत्री को दिया गया है। वह अपने मंत्रिमंडल की विभिन्न समय समय पर बैठकें बुला सकता है और उन बैठकों के अंदर क्या क्या विचार विमर्श होगा, मंत्रिमंडल का क्या एजेंडा होगा, मंत्रिमंडल की समस्त बैठकों की अध्यक्षता, उसकी समस्त कार्यवाही को संचालित करने का अधिकार वहां पर प्रधानमंत्री को दिया गया है। तो कहने का तात्पर्य है कि मंत्रिमंडल का कार्य संचालन जो है वो प्रधानमंत्री के इर्द गिर्द ही कार्य करता है। उसका तीसरा कार्य है मंत्रिमंडल का अंत करना। ब्रिटिश प्रधानमंत्री को इस बात की शक्ति प्राप्त है कि वह अपने मंत्रिमंडल का विघटन भी कर सकता है। अब ब्रिटिश प्रधानमंत्री के द्वारा जब विभिन्न कार्यों का अपने नीचे के मातहत मंत्रियों के बीच में बंटवारा करने के बाद में जब ब्रिटिश का प्रधानमंत्री चाहे तो किसी एक व्यक्ति से इस्तीफा ले सकता है या एक से अधिक व्यक्तियों को भी उनके पद से हटा सकता है और उसकी जगह नए सदस्यों को नियुक्त कर सकता है। अगर किसी कारण से ब्रिटेन का प्रधानमंत्री ही अपने पद से इस्तीफा दे देता है तो संपूर्ण मंत्रिमंडल का अंत माना जाता है। तो ऐसी स्थिति में कहा जा सकता है कि मंत्रिमंडल को गठित करने, संचालन करने के साथ में
उसको समाप्त करने या उसका मंत्रिमंडल का विघटन करने की जो शक्ति है वह भी ब्रिटिश प्रधानमंत्री को वहां की शासन व्यवस्था के द्वारा प्रदान की गई है। चौथा इसका महत्वपूर्ण कार्य है वह है शासन पर नियंत्रण। ब्रिटिश प्रधानमंत्री न केवल अपने साथियों में सर्वोच्च है बल्कि प्रशासन की केंद्रीय धुरी है। विभिन्न विभागों के बीच में समन्वय, विभिन्न विभागों को दिशा निर्देश देने का संपूर्ण कार्य ब्रिटिश प्रधानमंत्री के द्वारा ही किया जा सकता है। प्रशासन की जवाबदेही बनी रहे, लाल फीताशाही कम हो, सुशासन की स्थापना हो, प्रशासन के अंदर विभिन्न तरह की नियुक्तियां, जैसे गवर्नरों की नियुक्तियां हो गई, राष्ट्रमंडल के देशों के अंदर राजदूतों की नियुक्तियां हो गई, या सेना के विभिन्न अधिकारियों की नियुक्तियां हो गई, और इन सभी बोर्ड निगम अध्यक्षों की या कार्यकारी निदेशकों की समस्त नियुक्तियां करने का अधिकार शासन के अंदर प्रधानमंत्री को ही प्रदान किया गया है। इसलिए प्रशासन के अंदर स्थानांतरण से लेकर, नियुक्ति से लेकर और विभिन्न पदों पर बैठे लोगों की पदच्युति को लेकर ब्रिटिश का प्रधानमंत्री एक महत्वपूर्ण की रोल प्ले करता है। इसलिए उसको शासन पर नियंत्रण करने की एक बहुत ही अद्भुत और निर्णायक शक्ति ब्रिटिश के प्रधानमंत्री के पास में रहती है। अब इसका जो अगला कार्य है वह है परराष्ट्र संबंधों का संचालन। ब्रिटेन का प्रधानमंत्री ब्रिटिश विदेश नीति का एक चेहरा होता है। हालांकि ब्रिटेन के अंदर विदेश मंत्री की भी नियुक्ति होती है जो महत्वपूर्ण रूप से वहां की विदेश नीति का संचालन करता है। वहां पर परराष्ट्र संबंधों का संचालन वहां के विदेश मंत्री के द्वारा किया जाता है। लेकिन वस्तुतः दूसरे देशों के साथ में, किन देशों के साथ में कौन सी संधि होगी, किस देशों के साथ में कौन कौन सी व्यापारिक वार्ताएं चल रही है, सभी तरह की इन संबंधों का संचालन जो है वो ब्रिटेन का प्रधानमंत्री ही करता है। विभिन्न देशों के बीच में समझौते जब होते हैं तो वहां पर विदेश मंत्री वहां उस पर हस्ताक्षर न करके ब्रिटेन का प्रधानमंत्री ही उनके ऊपर हस्ताक्षर करता है। तो कहने का मतलब है कि ब्रिटेन के अंदर जो महत्वपूर्ण की प्लेयर के रूप में वहां का जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री होता है वह विदेश नीति का संचालन करता है। और इसका अगला काम है लोक सदन का नेतृत्व। ब्रिटेन के अंदर लोक सदन का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है क्योंकि ब्रिटेन संस्थात्मक शासन व्यवस्था को अपनाने वाला देश है। लोक सदन का कार्य वहां पर कानून निर्माण करने का रहता है। लेकिन ब्रिटिश प्रधानमंत्री लोक सदन के इस कार्य के अंतर भी उसकी मदद करता है। लोक सदन के अंदर कौन से विधेयक पारित किए जाएंगे, कौन कौन से विधेयक कब पेश किए जाएंगे, वित्त विधेयक कब पेश किया जाएगा, विनियोग विधेयक कब पेश किया जाएगा, लोक सदन की बैठक कब बुलाई जाएगी और लोक सदन की कार्यवाहियां किस तरह से आगे बढ़ेगी। तो लोक सदन की संपूर्ण प्रक्रिया का संचालन करने में ब्रिटेन का प्रधानमंत्री लोक सदन को नेतृत्व की स्थिति प्रदान करता है और ब्रिटिश लोक सदन की संपूर्ण कार्रवाइयों के अंदर प्रधानमंत्री की एक बहुत ही निर्णायक और महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। अगर उसको लगता है कि लोक सदन उसकी आशाओं के अनुरूप कार्य नहीं कर रही है तो ब्रिटेन का प्रधानमंत्री वहां के सम्राट के सामने लोक सदन को विघटित करने की सिफारिश भी कर सकता है। क्योंकि लोक सदन का कार्यकाल 5 वर्ष रहता है, लेकिन इस 5 वर्ष से पूर्व भी ब्रिटेन का प्रधानमंत्री चाहे तो इस लोक सदन को विघटित भी कर सकता है। तो ऐसी स्थिति में कह सकते हैं कि लोक सदन का जो वास्तविक नियंत्रण जो है वो ब्रिटिश प्रधानमंत्री के हाथों में ही रहता है। उसका अगला कार्य है मंत्रिमंडल और सम्राट के बीच में एक कड़ी के रूप में, एक सेतु के रूप में, एक पुल के रूप में ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कार्य करता है। उसके मंत्रिमंडल के द्वारा किन किन मुद्दों पर क्या क्या निर्णय लिए गए हैं, समय समय पर मंत्रिमंडल के द्वारा लिए गए निर्णयों के बारे में वह सम्राट को अवगत कराता है और सम्राट का अगर कोई संदेश होता है तो उस मंत्रिमंडल तक पहुंचाने का कार्य भी ब्रिटिश प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है। तो कहने का तात्पर्य है कि मंत्रिमंडल और सम्राट के बीच में सूचनाओं के आदान प्रदान या संदेशों के वाहक के रूप में ब्रिटिश प्रधानमंत्री के द्वारा कार्य
किया जाता है। शुरू शुरू में ब्रिटेन के अंदर यह प्रथा थी, यह नियम था कि वहां पर मंत्री अलग होकर भी, अलग अलग जाकर भी वहां के सम्राट को अपने विभाग की विभिन्न जानकारियां उनके साथ शेयर करते थे। लेकिन वर्तमान के अंदर यह परंपरा स्थापित हो गई है कि ब्रिटेन के अंदर मंत्रिमंडल का कोई भी सदस्य उस व्यक्ति से जाकर सम्राट के साथ अपने विभाग की सूचनाएं नहीं दे सकता। अगर वह अपनी बात सम्राट तक पहुंचाना चाहता है तो उसके द्वारा अपने प्रधानमंत्री को ही उसको संदेश देना पड़ेगा और प्रधानमंत्री के द्वारा ही उसके इस संदेश को आगे प्रेषित किया जाएगा। उसका अगला कार्य है अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में ब्रिटेन का प्रतिनिधित्व। ब्रिटिश का प्रधानमंत्री अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होने वाले विभिन्न सम्मेलनों, जैसे राष्ट्र संघ के सम्मेलन होते थे, संयुक्त राष्ट्र संघ के सम्मेलन होते थे, यूरोपियन यूनियन के सम्मेलन होते थे, तो इन सभी सम्मेलनों के में ब्रिटेन की ओर से जो महत्वपूर्ण की रोल प्ले किया जाता है वो वहां के प्रधानमंत्री के द्वारा ही किया जाता है। जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था तो ब्रिटेन के सम्राट चर्चिल ने ही अमेरिका के राष्ट्रपति रूजवेल्ट और सोवियत संघ के स्टालिन के साथ मिलकर मित्र राष्ट्रों की जो धुरी बनाई थी, उस मित्र राष्ट्रों की धुरी ने ही अतोगतत्वा वहां के द्वितीय विश्व युद्ध की सारी तस्वीर बदल दी थी और मित्र राष्ट्रों को, धुरी राष्ट्रों के ऊपर जो विजय प्राप्त हुई थी, उसमें ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के द्वारा की गई पहल का भी एक निर्णायक योगदान रहा था। तो कह सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों के अंदर जो निर्णयात्मक कार्रवाई की जाती है वह ब्रिटेन की तरफ से वहां के प्रधानमंत्री के द्वारा ही की जाती है। राष्ट्रमंडलीय देशों के साथ संबंध। राष्ट्रमंडलीय देश वे देश कहलाते हैं या कॉमनवेल्थ के देश जो किसी न किसी जमाने में ब्रिटेन के उपनिवेश रहे हैं। ब्रिटिश उपनिवेशों का जो एक संगठन है वो राष्ट्रमंडलीय संगठन कहलाता है और ये राष्ट्रमंडलीय जो देश होते हैं वो अपने राज्याध्यक्ष के रूप में ब्रिटेन के सम्राट को अपना राज्याध्यक्ष स्वीकार करते हैं। तो राष्ट्रमंडलीय देशों के साथ विभिन्न राजनीतिक, व्यापारिक और आर्थिक समझौते करने की पहल भी ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के द्वारा ही की जाती है। और सबसे लास्ट ब्रिटिश प्रधानमंत्री का कार्य है कि वहां का प्रधानमंत्री जो होता है वो राष्ट्र का नायक होता है। कहने को तो यह कहा जाता है कि लोक सदन के बहुमत दल का नेता प्रधानमंत्री होता है। लोक सदन के चुनाव होते हैं और जिस दल के पास अधिक लोगों का अनुसमर्थन होता है वह उस दल का व्यक्ति ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बनता है। लेकिन ब्रिटिश प्रधानमंत्री चुनाव जो है वो द्विदलीय व्यवस्था की ओर अग्रसर है और वहां पर जब भी आम चुनाव होते हैं तो वस्तुतः प्रधानमंत्री के नाम पर ही वोटिंग होती है। चाहे चर्चिल का जमाना रहा हो, चाहे चैम्बरलिन का जमाना रहा हो, तो सभी लोगों के सामने जब मतदाता के सामने वोट मांगना जाते हैं तो वो वोट दल के बजाय प्रधानमंत्री के व्यक्तित्व के इर्द गिर्द मांगे जाते हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि प्रधानमंत्री जो है वो इस चुनाव प्रक्रिया के कारण राष्ट्र का नायक बनकर उभरता है। संपूर्ण चुनाव प्रक्रिया को वहां के प्रधानमंत्री के व्यक्तित्व और कर्तृत्व से बहुत ज्यादा प्रभावित होते हैं। तो इन कारणों से हम कह सकते हैं कि ब्रिटेन का प्रधानमंत्री वस्तुतः ब्रिटिश राज व्यवस्था के अंदर एक सूरज की भांति है और एक बाकी सब ग्रह उसके चारों ओर चक्कर निकालते रहते हैं। तो इसी के साथ अपना आज का टॉपिक अपन यहीं समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।